प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, राष्ट्र के सपूतों के बलिदान से आज की युवा पीढ़ी को कराया जा रहा है परिचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपी में सभी तबकों के लिए किए जा रहे हैं विकास कार्य। सरकार ने 1,61,00,000 युवाओं को दिया रोजगार। हिंदी दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। लोगों को हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग करने की दिलाई गई शपथ। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। और आगामी 6 अक्टूबर से शुरू हो गया अयोध्या में भव्य रामलीला। बॉलीवुड के सितारे रामलीला में निभाएंगे अहम किरदार। दर्शकों को मिलेगा राम के आदर्श और त्याग के बारे में जानने का अवसर। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। विश्वविद्यालय की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजादी के आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्र नायकों को याद किया। पीएम ने कहा कि उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई हैं, लेकिन 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता सीखने को मिलती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए
जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में यूपी में निवेश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिससे समाज के हर तबके के लिए काम हो रहा है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। ऐसे वक्त में भारत में जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया के लिए मिसाल बना है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भारती के नाम से एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान का मतलब उत्पादन और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही नहीं है, बल्कि भाषा में भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, तभी देश सही रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। पचहत्तर साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आजादी के अमृत महोत्सव के जो प्रमुख लक्ष्य है, उसमें से एक लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का भी रखा है। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना संभव है। भाषाओं के बारे में हम आत्मनिर्भर न बने तो आत्मनिर्भर भारत के कोई मायने ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों बधाई। हिंदी को सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ये आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाषा किसी भी देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक पहलुओं को जानने का सशक्त माध्यम होती है।
राष्ट्र की भाषा जब विकास की वाहक बनती है तो नागरिकों में राष्ट्र के प्रति और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हिंदी के प्रचार प्रसार में पूरी तन्मयता से अपना योगदान देंगे। पूरे देश में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस अवसर पर प्रसार भारती में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा हिंदी के प्रति अधिक जागरूकता लाने का आह्वान किया। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस कड़ी में प्रसार भारती में भी हिंदी दिवस मनाया गया। खास बात यह है कि इस बार प्रसार भारती में हिंदी माह मनाया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यमों से कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता लाई जाएगी। कार्यक्रमों में ई कार्यालय एवं सरकारी कार्यालय में आधिकारिक हिंदी हेतु कार्यशाला, हिंदी में टिप्पण एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता एवं हिंदी श्रुतलेख सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि लोक प्रसारक होने के नाते दायित्व है कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रसार हो। उन्होंने आह्वान किया कि राजभाषा का पालन करते हुए हिंदी को आगे बढ़ाएं। कोरोना काल में जो हम पहले करते थे, जिस तरह के आयोजन होते थे, वो अब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इस बार ऑनलाइन बहुत सारे एक्टिविटीज हमने जोड़ा है, तो इसको हम पूरा ले जाएंगे और पूरे नेटवर्क में ले जाएंगे। इसको सिर्फ प्रसार भारती से सचिवालय ही नहीं, दूरदर्शन डीजी दूरदर्शन हो या डीजी आकाशवाणी हो, हर जगह ये कार्यक्रम होंगे और इन सबको फिर हम एक कल्मिनेट करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत का इस्तेमाल काफी होता है और आजादी के समय से ही दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभाएं एक्टिव हैं। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि हिंदी हमारे रग रग में है, इसलिए हम हिंदी के लिए किसी दिवस के मोहताज नहीं हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय ही एक सारे हिंदुस्तानी भाषाओं के बीच में एक सेतु चाहिए, एक लिंक लैंग्वेज का जरूरत महसूस किया हमारा सेनानियों ने। तब से लेकर अब तक दक्षिण भारत के सभी राज्यों में जो हिंदी प्रचार सभाएं बहुत एक्टिव हैं। हम इस दिन के मोहताज ना हो और मेरे ख्याल से हम लोग अब मोहताज नहीं हैं इस दिन के। हिंदी हमारे रग रग में है, हमारे रोम रोम में है और हिंदी ही नहीं, मैं कहूंगा हम समस्त भारतीय भाषाएं। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के हिंदी दिवस पर दिए गए संदेशों को भी पढ़कर सुनाया गया। इधर लखनऊ में आज प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किए जाने के साथ ही साथ छोटे से काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा ने हिंदी महत्व के बारे में जानकारी दी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ मंडल के अपर महानिदेशक आरपी सरोज द्वारा पीआईबी और आरओबी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकारी कार्य में हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग करने का संकल्प दिलाया गया। और गर्व के साथ अपना अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक सार्थक एवं अथक प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त करेंगे और देश में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं उपयोग को एक नया आयाम देंगे। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के मौके पर आज लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा हिंदी सप्ताह का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के बीच किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नव नालंदा केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कर्ण ने कहा कि डिजिटल युग में लोग हिंदी में शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि जब तक निज भाषा की तरक्की नहीं होगी तब तक किसी देश या व्यक्ति की तरक्की संभव नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हिंदी अपनी मात्रात्मक रूप से बढ़ी है, यानी हिंदी का जो उपयोग है वो बढ़ा है, उसका प्रसार क्षेत्र बढ़ा है। लेकिन जो गुणात्मक ह्रास है हिंदी को कहीं न कहीं उस ओर आप संकेत कर रहे हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि भाषाएं जनोपयोगी जब होती है, जब लोक व्यवहारोपयोगी होती है, तो उसमें बहुत सारे भाषाओं के शब्द आते हैं, लेकिन उसको लेते समय इतना ध्यान में रखना चाहिए कि उसका हम हिंदीकरण कर लें, ऐसा मानकीकरण स्वरूप उसका ले लें जिससे कि उसकी आत्मा जो है वो बची रहे, परिवर्तन इतना अधिक न हो जाए कि उसका मूल स्वरूप ही भूल जाए। तो मूल स्वरूप को बचाने की आवश्यकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के हिंदी प्रकाशन समिति द्वारा आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था हिंदी के माध्यम से विज्ञान प्रसार। इस संगोष्ठी में बोलते हुए कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा कि कृषि विज्ञान में भले ही शोध अंग्रेजी में हुए, लेकिन जब किसानों के बीच लाए गए तो उन्हें समझाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया गया और इसमें महती भूमिका निभाई आकाशवाणी व दूरदर्शन ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला ने चाइना व फ्रांस का उदाहरण देते हुए कहा कि अपनी भाषा के बल पर आज वो विकसित हैं। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसे भी अपनी भाषा हिंदी को आगे करना होगा। पूरे विज्ञान को जन भाषा में आना बहुत ही जरूरी है। जन भाषा में जब तक नहीं आएगा तब तक विज्ञान की प्रगति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और विज्ञान की उपयोगिता तो कभी नहीं होगी, क्योंकि उपयोग करने वाला उसको किसान है, मजदूर है और श्रमिक है। ये सारे लोग विज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अगर हमारा विज्ञान जितना सरल भाषा में होगा, जितना हिंदी में होता चलाया जाएगा, उतना ज़्यादा हमारी प्रगति होगी, विज्ञान की प्रगति होगी, हमारे रोजगार की प्रगति होगी और हमारे समाज की प्रगति होगी। भारत के आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रयागराज के आयकर विभाग ने हिंदी दिवस के मौके पर एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य आयकर आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने की। इस अवसर पर मुख्य आयकर आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि हिंदी आज विश्व भाषा बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व पटल पर अपना परचम लहराएगी। इस मौके पर अलग अलग जगह से आए हुए कवियों ने हिंदी और राष्ट्र प्रेम पर काव्य पाठ किया। हिंदी दिवस के मौके पर मुख्य आयकर आयुक्त ने सभी कर्मचारियों को एक शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन हरि कृष्ण तिवारी, सहायक निदेशक राजभाषा और धन्यवाद ज्ञापन मकर ध्वज मौर्य वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने किया। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन लीला पर आधारित और बॉलीवुड के लोकप्रिय सितारों के अभिनय से सजी अयोध्या की रामलीला इस बार कहीं अधिक दिव्य और भव्य होने जा रही है। आगामी 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रही अयोध्या के रामलीला का आज भूमि पूजन के साथ श्री गणेश हो गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलीला प्रारंभ करने के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस बार की रामलीला पिछली बार की अपेक्षा और भी अधिक भव्यता और दिव्यता के साथ प्रस्तुत की जाएगी। अयोध्या के रामलीला में कुंभकर्ण की भूमिका निभा रहे मशहूर अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि रामलीला के मंचन से दर्शकों को राम के आदर्श, उनके त्याग और आज्ञाकारी बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आशीर्वाद है कि हम सबको ऐसे स्टार्स के माध्यम से प्रभु राम की लीला को देखने का दर्शन मिलेगा। मैं रामलीला के आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अयोध्या में आकर के इस प्रकार की रामलीला का आयोजन करने का निर्णय किया और पिछले साल 16 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको लाइव देखा था ऑनलाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं पिछली बार का रिकॉर्ड है 16 करोड़ इस बार टूटेगा और बड़ी संख्या में लोग प्रभु राम की लीला को अपनी आंखों से देख सकेंगे। रामलीला तो हर शहर में होती है, लेकिन अयोध्या जी में रामलीला करने का महत्व ही अलग है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला हो गई है क्योंकि ये अयोध्या जी में खेली जा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि पिछले साल जब हमने रामलीला यहाँ खेली थी, यहीं पे मंच लगा था, 16 करोड़ लोगों ने, दर्शकों ने दूरदर्शन के माध्यम से वो रामलीला देखी थी।
तो ये अपने आप में जो है विश्व कीर्तिमान बन गया है। बहुत भव्य सेट बनाने हम लोग जा रहे हैं और कई देशों के अंदर ये रामलीला का दिखाई जाएगी और 26 भाषाओं में। पिछली बार हम लोग 14 भाषाओं में दिखा पाए थे, इस बार 26 भाषाओं में अयोध्या की रामलीला दिखाने जा रहे हैं। और अपने आप में देखो 20 रिकॉर्ड बनवाया था आप लोगों ने, और भगवान श्री राम के भक्तों के आशीर्वाद से 16 करोड़ से ज्यादा भगवान श्री राम के भक्तों ने देखा था इसे। उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि भारतीय संस्कृति पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ने ही दुनिया को सभ्यता और ज्ञान का मार्ग दिखाया। वे आज सीतापुर के महमूदाबाद के बांसुरा में स्थित एक महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, योग और संख्या का ज्ञान भारतीयों ने ही पूरे विश्व को दिया है। 19वीं सदी में अनेकों महापुरुष भारत में पैदा हुए, जिन पर दुनिया गर्व करती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रायोगिक उदाहरण दिया। हालांकि उन्हें 7 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, परंतु उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। अगर हम एक से एक के बाद एक हिसाब लगाएं, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर जिनका जन्मदिन है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को 2007 में ही उन्होंने अंगीकृत किया। इसलिए कि अहिंसा का पाठ तो अशोक से लेकर बहुत से लोगों ने पढ़ाया था, लेकिन जिस सत्य और अहिंसा का प्रयोग महात्मा गांधी ने करके इस देश को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया, मैं समझता हूं कि उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के विभिन्न बूथों पर पिछले पंचायत चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न दलों से आए सैकड़ों की संख्या में नेताओं को अखिलेश यादव ने सपा में शामिल कराया। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यादव जी को आज बहुत पीड़ा हो रही है कि जिस तरह से अपनी शासन सत्ता के समय में उन्होंने तमाम माफियाओं की, अपराधियों की संपत्तियों को बनवाने का काम किया था, आज योगी आदित्यनाथ जी उनके किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर बेहतर होती स्थिति का फायदा आयकर कलेक्शन में देखने को मिल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मंडल में साल 2021-22 की पहली तिमाही में इनकम टैक्स कलेक्शन 2020-21 की पहली तिमाही के मुकाबले 78% बढ़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मंडल के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा ने कहा कि एडवांस इनकम टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर रखी गई है। आयकर विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज संवाददाता अमित कनौजिया ने आशीष वर्मा से खास बातचीत की। पिछले कुछ दिनों के जो बहुत मुश्किल वक्त था, उसके बाद से ऐसे आसार आ रहे हैं कि हमारी जो आर्थिक मोर्चे पे जो हमारी देश की तरक्की वो वापस रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में आयकर के आंकड़े कैसे हैं? जो तरक्की हो रही है और जो इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है वो पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है हम लोग के आयकर कलेक्शन में भी। हम लोग का आयकर कलेक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार करीब 70 से 80% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इसमें मैं बता सकता हूं कि हम लोग का ऑल इंडिया का टारगेट जो है 11 लाख करोड़ का फिक्स किया गया है, उसमें से यूपी ईस्ट जहां का मैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हूं उसको 14,000 करोड़ का टारगेट दिया गया है। सो उस 14,000 करोड़ का टारगेट में हम लोगों ने अभी तक 4,700 करोड़ कलेक्ट किया है, जो पिछले साल के 3,500 करोड़ से करीब 78% ज़्यादा है। और यही जो है ट्रेंड ऑल इंडिया लेवल पर भी देखने को मिल रही है, जहां पर अभी तक करीब 5 लाख करोड़ का कलेक्शन हो गया है आउट ऑफ 11 लाख करोड़। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि आयकर के दूसरे किस्त का जो समय आ गया है, जो 15 सितंबर तक देना है। तो अगर हर आयकर दाता
अपना आयकर का किस्त समय समय पर भुगतान करता रहेगा तो आयकर में ग्रोथ होगा। पिछला किस्त जो है 15 जून को था, जिसमें 15% तक अपना पूरा टैक्स देना था। अब वो दूसरा किस्त जो है वो 15 सितंबर है, जिसमें एडिशनल 30% देना है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में, तो आयकर विभाग क्या तैयारियां कर रहा है, किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? आयकर विभाग पूरे जोश के साथ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें भाग ले रहा है। इस क्रम में हम लोगों ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे कार्यालय में काम करने वाले सारे कर्मचारी स्वस्थ रहें, एक हमने योगा का सेशन ऑर्गेनाइज किया है जो हर रविवार को किया जाता है। और आगे हमने ये डिसाइड किया है कि हर महीने के अंतिम सैटरडे को हम साइक्लोथॉन करेंगे, जिससे कि लोगों में आयकर के प्रति जागरूकता पैदा करें। तीसरा हमने जो काम किया है वो जो भी आयकर दाता अपना आय पूरी ईमानदारी से दे रहा है और अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसमें से हम कुछ चुने हुए लोगों को सम्मानित भी करते हैं जिनका कि आयकर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कोविड काल से उभरते हुए हमारी आर्थिक मोर्चे पे हमारे देश ने रफ्तार पकड़ी, जिसका असर आयकर में भी देखने को मिला है। और पिछले साल की तिमाही के मुकाबले इस साल की तिमाही में जो आयकर कलेक्शन है वो लगभग 78% बढ़ा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला का राष्ट्र के सपूतों के बलिदान से आज की युवा पीढ़ी को कराया जा रहा है परिचित। हिंदी दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, लोगों को हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग करने की दिलाई गई शपथ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। और आगामी 6 अक्टूबर से शुरू हो गई अयोध्या में भव्य रामलीला, बॉलीवुड के सितारे रामलीला में निभाएंगे अहम किरदार। दर्शकों को मिलेगा राम के आदर्श और त्याग के बारे में जानने का अवसर। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला समाचार बुलेटिन कल सुबह 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।